स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बयानिता चंद्रा में। तो दोस्तों लास्ट टाइम हमने बात की थी क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो उम्मीद करता हूं आप लोग जो 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 तक वहां तक कंप्लीट कर चुके होंगे। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमें बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, हसन बाइज टू काइंड ऑफ अ क्लोथ फॉर अ शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट इन 50 रुपीज पर मीटर। मतलब क्या कह रहा है, वो कह रहा है जो हसन है वो दो तरह का कपड़ा खरीदता है। सो जो पहला उसका कपड़ा है वो कपड़ा खरीदता है शर्ट का, मतलब जो आपकी शर्ट है उसका कपड़ा खरीदता है और उसको क्या कॉस्ट पड़ता है, उसको पड़ता है 50 रुपए मीटर। इतनी चीज क्लियर हो गई हमें कि जो उसने शर्ट का कपड़ा खरीदा उसका जो कॉस्ट है, उसकी जो कीमत है वो है 50 रुपए मीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड ट्राउजर कॉस्ट ₹90 पर मीटर। और आपके पास जो पैंट का कपड़ा है, कमीज का कपड़ा 50 रुपए मीटर और ट्राउजर मतलब पैंट का कपड़ा वो है 90 रुपए पर मीटर। अब क्या बोल रहा है, फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउजर्स ही बाय 3 मीटर ऑफ शर्ट। तो अब क्या देखिए, अब इंपॉर्टेंट बात क्या बोल रहा है, अगर वो पैंट का कपड़ा लेगा 2 मीटर और उसको शर्ट का कपड़ा कितना लेना पड़ेगा, 3 मीटर लेना पड़ेगा। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट बात। अब क्या बोल रहे, ही सेल्स द मटेरियल एट द 12% एंड 10% रिस्पेक्टिव प्रॉफिट। तो अब वो क्या करता है, पहला कपड़ा था शर्ट का, तो शर्ट पे उसको कितना प्रॉफिट मिलता है, 12%। दूसरा कपड़ा था पैंट का, तो पैंट में उसे कितना प्रॉफिट मिलता है, 10%। ठीक है, तो ये एक हमारा क्वेश्चन था। उसके बाद वो जो उसका टोटल प्रॉफिट हुआ है, उस जो टोटल उसने मटेरियल सेल किया है वो किया 36,000 में। तो टोटल उसने कितने में सेल किया, 36,000 में। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फाइंड द हाउ मच ट्राउजर डिड ही बाय, मतलब कितना जो पैंट का कपड़ा है वो खरीदता है। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन जो है वो क्लियर आपको हो गया होगा। यहां से अब हम आंसर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, हमें निकालना था पैंट का कपड़ा। तो दो तरह के मटेरियल है, पैंट का और शर्ट का। तो मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ ट्राउजर क्लोथ, और पहले शर्ट क्लोथ ले लेते हैं क्योंकि पहले शर्ट दिया था इसलिए हम लोग लिख लेते हैं शर्ट क्लोथ और शर्ट मटेरियल। अब देखिए कितना हमारे पास 2 मीटर बोल रहा है ट्राउजर का और शर्ट का बोल रहा था 3 मीटर। तो हम लोग यहां पे ला लेते हैं 3x मीटर। ठीक है, 3 मीटर मींस x मीटर, मतलब हो सकता है एक पैंट के लिए वो 3 लेगा, 2 पैंट के लिए वो कितना लेगा, 3 गुना 2 6 हो जाएगा। 3 पैंट के लिए कितना, 3 गुना 3 लेगा, 9 लेगा। तो मतलब 3 उसमें कॉमन रहेगा, x जितनी मर्जी नंबर ऑफ पैंट्स हो सकती हैं। उसके बाद लेंथ ऑफ ट्राउजर, इसे पहले हिंदी में लिख लेते हैं, माना कमीज के कपड़े की लंबाई बराबर 3x मीटर। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, सेम ऊपर लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ ट्राउजर क्लॉथ इक्वल्स टू 2x मीटर। ठीक है, क्या हिंदी में क्या लिखेंगे, माना पैंट के कपड़े की लंबाई ये आपके पास होगी 2x मीटर। यहां तक ठीक है। अब ये हमने लंबाई मान लिया। अब हम देख लेते हैं कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल। अब देखिए जो शर्ट के लिए कपड़ा खरीदा है उसका जो कुल मूल्य होगा वो कितना होगा। अब 1 मीटर कपड़े का रेट था 50 और कितने मीटर कपड़ा लिया उसने, शर्ट 3 मीटर लिया है। तो इसका मतलब इसका वैल्यू हो जाएगी 3x इंटू 50। तो मल्टीप्लाई करेंगे 150x, आपके पास रुपीज में आंसर आ गया। ठीक है, हिंदी में लिख लेते हैं, कमीज के कपड़े का मूल्य। तो इसमें आप यही लिख देंगे 150, 3 गुना 50 बराबर 150x रुपीज। इसी तरह कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल। अब देखिए ट्राउजर कितनी लिए हमने, ट्राउजर लिया 2x और ट्राउजर का रेट कितना था 90। तो इसको लिख लेते हैं 2x इंटू 90, ये आपके पास हो गया 180x रुपीज। ठीक है, ये हमारे पास टोटल होगी कॉस्ट किसकी, शर्ट की और पैंट की। मतलब और हिंदी में क्या लिख लेंगे, पैंट के
कपड़े का मूल्य। तो पैंट शर्ट के कपड़े हमने निकाले। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। अब देखिए प्रॉफिट है ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः, इसे हिंदी में बोलते हैं क्रमशः। अब देखिए क्रमशः का मतलब क्या है? क्रमशः का मतलब है जो पहला प्रॉफिट दिया है तो पहली चीज क्या है, जो दूसरा प्रॉफिट दिया है वो दूसरी चीज क्या है। तो पहली चीज क्या थी हमारे पास? शर्ट का प्रॉफिट कितना है? 12%। और जो आपके पैंट है, ट्राउजर का प्रॉफिट है 10%। तो लिख लेते हैं प्रॉफिट ऑन शर्ट। अब शर्ट पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका टोटल कॉस्ट था 150x और इसका 12% उसको प्रॉफिट मिला है, तो लिख लेते हैं 150x इंटू 12/100। तो इसका प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट मतलब लाभ। तो किस पे? कमीज पर लाभ। तो अब क्या करेंगे? एक जीरो से जीरो कट गया, फिर क्या करते हैं 5 से काट देते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 से कट जाएगा, 2 6 ज़ा 12। तो कितना हो गया? 3x गुना 6, तो 6 3 18, आपके पास हो गया 18 और साथ में x। तो ये आपके पास प्रॉफिट आ गया किस चीज के ऊपर? आपके शर्ट पर। अब देख लेते हैं ट्राउजर मतलब पैंट के ऊपर कितना प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट ऑन ट्राउजर कितना हो जाएगा? अब इसका प्राइस क्या था आपका ट्राउजर का प्राइस था 180x, तो इसका 180x और इस पे प्रॉफिट है आपका 10%, सो इंटू 10/100 कर लेते हैं। 0 से 0, 0 से 0, तो ये आपके पास कितना हो गया? 18x रुपीज आ गया। अब आपके पास अलग अलग प्रॉफिट आ गया, शर्ट का प्रॉफिट भी आ गया और ट्राउजर का प्रॉफिट भी आ गया। अब देख लेते हैं टोटल सेलिंग। अब जो टोटल सेल होगा वो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट प्लस प्रॉफिट ऑन शर्ट प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर, मैं शॉर्ट में लिख लेता हूं ट्राउजर, प्लस प्रॉफिट ऑन ट्राउजर। तो हिंदी में क्या लिखेंगे? कुल विक्रय मूल्य बराबर कमीज का क्रय मूल्य प्लस कमीज का लाभ प्लस पैंट का मूल्य और प्लस में पैंट पर लाभ। तो अब क्या करना है? अब हमारे पास जो टोटल विक्रय मूल्य, टोटल सेलिंग प्राइस दिया हुआ है आपके पास, कुल विक्रय मूल्य दिया हुआ है आपको 36,000 रुपए। तो अब क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे और इसको हम लोग करके देख लेते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग टोटल सेलिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल सेलिंग आपके पास थी 36,000 रुपए, कुल विक्रय मूल्य मैंने लिख दिया 36,000 बराबर। यहां पर देखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मतलब कमीज का क्रय मूल्य। कमीज का क्रय मूल्य हम लोगों ने निकाल लिया था आपके पास 150x प्लस, उसके बाद था प्रॉफिट ऑन शर्ट, तो शर्ट के ऊपर कमीज के ऊपर जो लाभ आया था वो आपके पास आया था 18x, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं 18x। अगला था कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर मतलब पैंट का मूल्य, तो पैंट का मूल्य आपके पास कितना था? पैंट का मूल्य था आपके पास 180 साथ में x प्लस पैंट पर लाभ, तो मतलब प्रॉफिट ऑन द ट्राउजर। ट्राउजर पे प्रॉफिट आपके पास आया था 18x, तो इसको भी लिख लेते हैं 18x। तो अब क्या करना है हमने? अब हमने इन सबको ऐड कर लेना है 150, 18, 180x और 18, तो सब ऐड करके साथ में x लगा लेंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। जो आपका टोटल सेल था बेटा वो था 36,600 रुपए, तो इसलिए मैं यहां पर सेल में कितना लिखूंगा 36,600 बराबर 150x, 18x, 180x प्लस 18x। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब करना क्या है? अब हमने इन सबको ऐड कर लेना 150, 18, 180 और 18, तो इसको ऐड करेंगे आपके पास बनेगा 366 और साथ में x। तो करना क्या है? ये जो 366 है मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 36600 ओवर में 366, तो ये आपके पास होगी x की वैल्यू, कटिंग करेंगे सेम तो आपका हो गया 100, तो इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास होगी 100।
तो अब आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था कि उसने कितना मीटर कपड़ा जो है पैंट का लिया है, मतलब हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। तो ट्राउजर मटेरियल हमने कितना लिया था, हमने लिया था 2x। तो लेंथ ऑफ ट्राउजर मटेरियल आपके पास था 2x। तो आप क्या करेंगे, यहां पर 2 को 100 से गुना करेंगे तो आंसर आपके पास हो जाएगा 200 मीटर। इसका मतलब कितना मीटर कपड़ा लेगा वो, 200 मीटर कपड़ा। हिंदी में क्या लिखेंगे, पैंट के कपड़े की लंबाई, तो कितना हो जाएगा 2x, हमने माना था 2x मीटर, तो 2 गुना 100, तो आपके पास कितना हो गया 200 मीटर, आपका आंसर आ गया। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है हाफ अ हर्ड ऑफ अ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्या कर रहा है बेटा, एक हिरणों का झुंड है, उस झुंड में से जो आधे हिरण है वो क्या कर रहे हैं, वो चर रहे हैं घास, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। अब उसमें से जो बाकी बच गया उसका 3/4 हिस्सा जो है वो क्या कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं आसपास, और जो बाकी बचे 9 हिरण है, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर। तो बाकी जो 9 बचे हैं वो क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। तो आपको निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ द डियर इन द हर्ड। तो उस झुंड में कितने कुल हिरण है ये आपको निकालना है। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं, जब कभी आपने इस तरह का कोई क्वेश्चन करना है, जो भी आपको पूछा है वही आपने मान लेना है ना। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ डियर इन हर्ड दैट इज इक्वल्स टू x। तो मैंने मान लिया, मैंने माना झुंड में झुंड में कुल हिरण जो थे वो आपके थे x, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है हाफ अ हर्ड आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो कितने चर रहे हैं, नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग। तो कितने चल रहे हैं, आधे। आधे मतलब जितने टोटल थे उसका हम लोग आधा कर देते, आधे का मतलब होता है 1/2 कर देना। सो हिंदी में क्या लिखेंगे, घास चरने वाले हिरण, मैं हिरण लिख ले रहा हूं, आप लोग हिरणों की संख्या भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो गया, x/2। उसके बाद अब जो रेस्ट है उसका देखिए क्या बोल रहा है, एंड द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। तो खेल कितने रहे हैं, 3/4 किसका, जो बचे हैं। अब बचे कितने, देखिए टोटल थे आपके पास x, इसका आधा जो है वो आपके पास क्या कर रहे हैं, घास चर रहे हैं। तो बच कितना गया, आधा बच गया, आधा मतलब x/2 बच गया है। तो अब आपके पास नंबर ऑफ डियर प्लेइंग कितने हो जाएंगे आपके, वो जाएंगे हाफ जो बचा है उसका 3/4, ठीक है। तो इसे क्या लिखेंगे, खेलने वाले हिरण। तो खेलने वाले हिरणों की संख्या आपके पास मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x/4 दूनी 8। अब इसके बाद देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या देखा, जो टोटल हिरण थे। अब देखिए टोटल हिरण थे आपके पास x। ये टोटल हिरण किसके बराबर होंगे, सबसे पहले जो आपके क्या कर रहे हैं, झुंड में टोटल हिरण x, और उसमें से जो हिरण घास चर रहे हैं। तो कुछ हिरण घास चर रहे हैं प्लस जो हिरण खेल रहे हैं उसको भी मैं यहां पे जोड़ दे रहा हूं, और आखिरी में जो आपके 9 हिरण बचे हैं वो भी, मतलब टोटल हिरण जो है वो किसके बराबर होंगे, पहले जो घास चर रहे थे, दूसरे जो खेल रहे थे, और तीसरे जो 9 बच गए थे। तो इन सबको मिला के टोटल हिरण आपके पास कितने बनेंगे, x बनेंगे। तो अब करना क्या है आपने, देखिए इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान सा तरीका है, पहले हम x/2 को उधर ले आते हैं। बड़ा सिंपल से क्या हो जाएगा, x - x/2 इक्वल्स टू 3x/8 + 9। देखिए आप यहां से भी डायरेक्ट एलसीएम लेके कर सकते थे, लेकिन ये बड़ा आसान सा तरीका है। x में से x/2 मतलब एक में से अगर आधा घटाएंगे आपके पास x/2 बच जाएगा, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो मैं लिख लेता हूं x/2 इक्वल्स टू, अब यहां से इसका अलग एलसीएम ले लेता हूं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा आपके पास। मैंने 8 एलसीएम ले लिया, तो क्या हो जाएगा ऊपर 3x
प्लस, अब देखते हैं एक को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8, 8 को ऊपर गुना करेंगे 9 8 72। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपने इसको कटिंग कर सकते हैं यहां से, अदरवाइज मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्रॉस। मैं कर लेता हूं 2 एकम 2, 2 चुके 8, आपका कट गया, तो आपके पास बचा x बटे में 1 बराबर 3x प्लस 72/4। तो अब क्या करेंगे इसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 को x से करेंगे, आपके पास आएगा 4x बराबर में 3x और प्लस में 72। तो अब क्या करना है, ये जो प्लस का 3x है इधर आके माइनस का 3x हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 4x माइनस 3x इक्वल्स टू 72। तो अब देखते हैं यहां पर 4x में से एक 3x चला गया तो एक x बच गया, x बराबर कितना आ गया 72। तो अब आपसे पूछा था हाउ मेनी नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, तो लिख लेंगे नंबर ऑफ डियर इक्वल्स टू 72। तो हिंदी में क्या लिखेंगे, झुंड में हिरणों की संख्या बराबर है 72। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर। तो एक दादाजी हैं, वो अपनी पौत्री के जो है 10 गुना आयु के हैं। तो इसका मतलब यहां पर सिंपल से समझ लेते हैं कि मान लीजिए अगर जो बेटी है, मतलब जो पौत्री है, जो दादा की जो पोती है वो मान लीजिए 5 साल की है, तो दादाजी हैं उससे 10 गुना हो जाएंगे, मतलब 5 गुना 10 कर देंगे 50 साल के हो जाएंगे। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है, अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर। तो एक जो दादाजी हैं वो अपनी पौत्री के 10 गुना आयु के हैं। पहली चीज, इतनी चीज क्लियर है। तो इसको लेके हम लोग पहले इक्वेशन बना लेते हैं। क्या करते हैं, आंसर लेट प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडडॉटर। तो जीडी को हमने क्या लिख दिया, ग्रैंडडॉटर। हमने मान लिया ये अभी जो है वो x ईयर्स की है। क्या लिखेंगे, माना पौत्री और पोती की वर्तमान आयु। सो वर्तमान आयु हमने मान लिया x ईयर्स, तो यहां पर लिख लेते हैं x वर्ष। अब हमने निकालना है दादाजी की उम्र। तो जो दादाजी की उम्र है, जो ग्रैंडफादर की उम्र है, उससे 10 गुना है। तो 10 गुना का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, अगर यहां पर 5 होता तो आप क्या करते, 5 गुना 10 50 कर लेते। तो अभी 50 तो 5 तो नहीं है, 5 की जगह पर आपके पास कितना है, x है। तो x को 10 से गुना करेंगे, क्या दादाजी की उम्र कितनी हो जाएगी, x गुना 10 10x हो जाएगा। तो लिख लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 10 इंटू x ईयर्स। तो क्या लिखेंगे, दादाजी की वर्तमान आयु बराबर 10x ईयर्स। तो यहां तक जो हमें दिया था वो हमने लिख लिया। अब इसके बाद अगली पढ़ लेते हैं, अगली वर्डिंग में हमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर। तो अब क्या बोल रहे हैं बेटा, अब वो जो दादाजी हैं वो अपनी पौत्री के कितने साल बड़े हैं, उससे 54 साल बड़े हैं, 54 वर्ष बड़े हैं। ठीक है, तो चलिए इसको बनाएंगे हम। इक्वेशन कैसे बनाएंगे देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए अभी जो प्रेजेंट एज ग्रैंड डॉटर की है वो है x ईयर्स, और जो ग्रैंडफादर की एज है वो है 10x ईयर। अब देखिए ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं है ना कि जो दादा है और जो पोती है उन दोनों की उम्र बराबर हो। मैंने बराबर लिखा है, ठीक है, बराबर नहीं हो सकते ना, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इनमें से एक रकम छोटी और एक रकम बड़ी है। तो बड़ा कौन सा है, बड़े हैं दादाजी। कितने बड़े हैं, 54 साल। तो इसे करने से पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं आपको बोलता हूं कि 5 इक्वल्स टू 9। अब ये दोनों बराबर नहीं है, क्यों, क्योंकि एक 5 है और एक 9 है। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जो 9 है 5 से 4 बड़ा है, 4 बड़ा है। तो क्या करेंगे बेटा, दो तरीके हैं। मैं इसमें से 4 घटा देता हूं, तो क्या होगा, 9 माइनस 4 5 हो जाएगा और 5 के इक्वल हो जाएगा, है ना। चलिए इसी मेथड को हम लोग यहां यूज कर लेते हैं। अभी जो दादाजी हैं वो कितने साल बड़े हैं, 54 साल। तो मैं क्या करता हूं, जितने बड़े हैं उतने ही साल इसमें से माइनस कर देता हूं। ठीक है, बन गई हमारी इक्वेशन। तो अब क्या करना है आपने, जो x वाली रकम है उसको एक तरफ लेके आना है। तो कितना हो जाएगा, x माइनस 10x इक्वल्स टू माइनस 54। अब देखिए मैंने क्या किया,
54 के साथ मैंने कुछ नहीं किया, 54 को मैंने यहीं रहने दिया। 10x का निशान कोई नहीं था, मतलब प्लस होता है, तो प्लस को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो गया। अब क्या हुआ, ये दोनों रकमों के निशान हमने देखने, इसका निशान प्लस और इसका निशान माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। -9x इक्वल्स टू -54। अब क्या करेंगे, माइनस से माइनस आपका कट जाएगा। क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा 9x इक्वल्स टू 54। तो यहां से x की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट करनी है, x इक्वल्स टू 54, और ये जो 9 था गुना में बटे में आ जाएगा, 9 छके 54, तो x कितना आ गया आपके पास, 6 ईयर्स। तो क्या पूछा था, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एज, अब हमारे पास जो पौत्री है उसकी प्रेजेंट एज आ गई, लिख लेते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर। तो ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी आ गई है, आप लिख देंगे 6 ईयर्स। तो हिंदी में लिखेंगे, पौत्री की वर्तमान आयु बराबर है 6 वर्ष। इसके बाद प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर की कितनी ली थी हमने, 10x, तो लिख लेते हैं 10 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 6, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 60 ईयर्स आपका आंसर हो जाएगा। तो दादाजी की वर्तमान आयु आपके पास हो जाएगी बराबर 60 वर्ष। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, और ये लास्ट क्वेश्चन भी हमारा बोल रहा है, अमन्स एज इज 3 टाइम हिज सन्स एज। तो क्या बोल रहे हैं बेटा, इसमें बोल रहा है कि जो अमन है उसकी जो आयु है अपने बेटे के 3 गुना है। तो इसका मतलब 2 कैरेक्टर आपके पास यहां पर हो गए, एक अमन और इसका बेटा। तो अमन की जो आयु है उसके बेटे से 3 गुना बड़ी है। 10 ईयर्स अगो, मतलब 10 साल पहले, 10 ईयर्स अगो का मतलब 10 साल पहले, माइनस कर लेते हैं, ठीक है, याद रखना है जब आपका अगो पहले की बात होगी तो आपने माइनस करना है। ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। तो 10 साल पहले जो था उसकी आयु जो थी अपने बेटे की आयु के कितनी गुना थी, 5 गुना थी। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब कभी भी आप कोई एज वाला क्वेश्चन करेंगे, हमेशा उम्र वाले क्वेश्चन में, आयु वाले क्वेश्चन में, एज वाले क्वेश्चन में आप हमेशा वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट एज को मानेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो मैं अभी अपनी बात कर रहा हूं, मैं अभी 30 साल का हूं, 30 इयर्स। तो अगर मैं अब से 5 साल पहले की बात करूंगा तो क्या होगा, मैं अपने 30 साल में से 5 साल माइनस कर दूंगा। इसका मतलब मेरी 5 साल पहले उम्र कितनी हो जाएगी, 25 ईयर्स हो जाएगी। 30 माइनस 5 कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बोलता हूं कि मैं अब से 2 साल बाद कितनी मेरी एज हो जाएगी, तो 2 साल बाद कितनी एज हो जाएगी, जितना भी मेरे पास 30 इयर्स है उसमें मैं 2 साल ऐड कर दूंगा। मतलब बाद में हम लोग उतने साल ऐड कर देते हैं, पहले में हम उतने साल माइनस कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो आंसर देखते हैं। सबसे पहले लेट सन्स प्रेजेंट एज, हमने मान लिया, माना पुत्र की वर्तमान आयु हमारे पास है x, और साथ में इसके ईयर्स लगाना नहीं भूलना है, x वर्ष। अब अमन की आयु कितनी हो जाएगी, अमन्स प्रेजेंट एज हो जाएगी 3 गुना, 3 टाइम्स आपके पास लिखा हुआ है, तो 3 टाइम्स किसका, उसके बेटे का। तो बेटे की उम्र थी x, इसको 3 से गुना कर दें तो 3x ईयर्स उसकी एज हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, अमन की वर्तमान आयु आपके पास हो गई है 3x वर्ष। अब दूसरी चीज हमें बोल रहा था 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले। तो अब क्या करते हैं, 10 साल पहले की दोनों की उम्र निकालते हैं। तो 10 ईयर्स अगो मतलब 10 साल पहले। तो 10 साल पहले आपके पास क्या था, 10 साल पहले देख लेते हैं। 10 साल पहले पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, तो इंग्लिश में लिखेंगे सन्स एज इक्वल्स टू, तो बेटे की उम्र अभी है x, तो 10 साल पहले क्या करेंगे, इसमें से आप 10 साल माइनस कर देंगे, मतलब x माइनस 10 और साथ में वर्ष लिख लेना है। फिर क्या बोल रहा है, अमन की आयु लिख लेते हैं, अमन्स एज
मतलब हिंदी में अमन की आयु। तो अमन की आयु कितनी हो जाएगी? अमन की आयु अभी थी 3x, तो 10 साल पहले क्या करेंगे, इसमें से आप माइनस कर देंगे 10, तो इसका मतलब ये आपके पास हो जाएगा 3x माइनस 10 ईयर्स। यहां तक ठीक है। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां से जो हमारी इंपॉर्टेंट बात है वो स्टार्ट होती है। अब देखिए क्या बोला था, उसने बोला था 10 साल पहले he was 5 times his son's age, मतलब 10 साल पहले उन दोनों की जो आयु थी वो बराबर तो नहीं थी, तो 10 साल पहले जो अमन था अपने बेटे से 5 गुना आयु का था। इसका मतलब 5 गुना आयु का मतलब क्या हुआ, लिख लेते हैं। तो यहां पर पहले हम लिख रहे हैं 10 साल पहले बेटे की आयु, ये थी आपके पास x माइनस 10, और दूसरी तरफ लिखते हैं अमन की आयु। ठीक है, ये दोनों अभी बराबर नहीं है क्योंकि ये बाप की आयु है, ये बेटे की है, तो बाप और बेटा सेम उम्र के तो हो नहीं सकते हैं ना। ऐसा कोई रेयर केस कहीं देखने को मिलेगा तो मुझे भी आप लोग कमेंट करके बता देना, बट ऐसा नहीं होता है। हमेशा जो पिताजी हैं, जो बाप है, उसकी आयु बड़ी होती है और जो बेटा है उसकी आयु छोटी होती है। तो इसे करने से पहले अब देखिए एक चीज पता लगी हमें कि एक आदमी जो है उसकी आयु को हमने 5 से गुना करना है, क्योंकि हमें दिया था 10 years ago he was 5 times। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कैसे करें। कई बार वर्डिंग्स के फेर में हमें नहीं समझ में आता है कि कैसे करें, तो उसके लिए देखिए बड़े आसान सा तरीका है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं आपको बोलता हूं एक तरफ 5 है और एक तरफ आपके पास है 15। अभी ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन मुझे गिवन है एक रकम दूसरे के 3 गुना है 3 टाइम्स है। तो 3 टाइम्स में क्या करेंगे आप लोग एक रकम को 3 से गुना करेंगे, किसको? छोटी रकम को। तो छोटी रकम कौन सी है आपके पास? ये। ठीक है, अब यहां पर हमने देख रहे हैं इन दोनों में छोटी कौन है, तो छोटी आयु है बेटे की, तो हम क्या करेंगे, बेटे को 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसको, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 5 को x से करेंगे, आपके पास होगा 5x माइनस 5 को 10 से करेंगे 50 बराबर 3x माइनस 10। तो अब क्या करेंगे, x वाली रकम एक तरफ ले आते हैं, बिना x वाली रकम एक तरफ ले आते हैं। आपके पास होगा 5x माइनस 3x बराबर माइनस 10, और ये 50 उधर जाके प्लस 50 हो जाएगा। इसको माइनस कर लेते हैं, 5 में से 3 गया 2x, और यहां से माइनस कर देंगे, एक प्लस है और एक माइनस है, 50 में से 10 गया, आपके पास हो गया 40। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 40/2, तो आपके पास हो गया 20। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, 20। तो अब हमने निकालना था प्रेजेंट एज दोनों की, तो पहले हम लिख लेते हैं सन्स प्रेजेंट एज। तो ये आपके पास आ गया 20 ईयर्स, हिंदी में लिख लेंगे पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष, और अमन की वर्तमान आयु अब देखिए अमन की जो प्रेजेंट एज है वो हमने मानी थी 3x, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे 3 इंटू 20, तो आपके पास कितना हो जाएगा 60 ईयर्स हो जाएगा। तो दोस्तों ये आ गई हमारे पास जो सन है बेटा है उसकी वर्तमान आयु आ गई है, और जो अमन है उसकी वर्तमान आयु है, एक की 20 और एक की 60। तो उम्मीद करता हूं ये एक्सरसाइज जो है 2.4 आपको समझ में आई होगी। अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।